क्या बोल रहा है भाई पहला स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल वर्क डन। वर्क डन नेट लिखा हुआ है, समझ गए ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक देना वर्क एनर्जी थ्योरम, और लिखना के एफ माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू नेट, जहाँ पे के एफ क्या है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और के आई क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सोचिए एक लाइन में वर्क एनर्जी थ्योरम। लास्ट टाइम में इसी तरह रिवीजन किया जाता है। लेकिन बहुत जबरदस्त बनाया था भाई, बहुत जबरदस्त। पैसा ही हम लोग मिलाए थे, मतलब चार दोस्त मिल के 200 700 का 100 रुपया का चावल खरीदे थे, इंडिया गेट का बासमती राइस। बनाया बहुत बढ़िया था। मतलब वही बनाया तो जिसके यहाँ खाए वही। हम लोग पैसा दिलाए थे, लेकिन सोचे कि बाहर में खाने जाइएगा तो उतना पीस खाइएगा भी नहीं, पैसा ज्यादा ले लेगा, स्वाद भी नहीं जाएगा, चाहे कोरोना में डर भी लगता है। कल चिकन का प्लानिंग है, बजट कमजोर हो गया तो 100 रुपया लगा के इसी तरह ना। हाँ हाँ, अच्छा लगता है लेकिन भाई बोलते बतियाते एक आध पीस चीखते हुए। हाँ तो अच्छा लगता है भाई दोस्त के साथ, लेकिन पढ़ाई नहीं ना हो पा रहा है, यही सब रोज हो रहा है। 4 बजे के बाद डेली यही सब होता ही है। हमारा तो डेली 4 बजे के बाद इसी टाइम पास हो जाता है 7 बजे तक। पत्ते नहीं चलता, आदत लग गया है एकदम। मतलब जाना है तो जाना है, 4-5 लड़का जो घूमने, ऐसे ही हो ही जाता है। तो बचना पड़ेगा इस चीज से हमको। बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, फिर 2-3 घंटा उधर घूम घूम के आने के बाद रात में अभी पढ़ता उड़ता भी नहीं, अच्छा भूल जाता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है, समझ गया ना। फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब उसको फोर्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, समझ गए। तुम दीवार को धक्का लगाए तो तुम्हारा फोर्स उसमें ट्रांसफर हो गया, तुम्हारा कम हुआ तो उसमें ज्यादा हुआ, है ना। वर्क डन बाय it on object is the path independent and dependent on the end point। मतलब वर्क डन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है घुमा फिरा कर। द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो फॉर एन arbitrary closed path taken by the object such that it return in the initial position। देखिए अब ये तो हम लोग जानते ही है ना भाई, वर्क डन इक्वल टू जीरो। अब बोल रहा है क्या कि क्लोज पाथ था, क्लोज पाथ कहने का मतलब ऐसा था सी पॉइंट से चला,
सी ए पे पहुंच गया तो ऐसे भी जीरो होना ही है वर्क डन। दूसरा लाइन, तो दूसरा में वही मतलब बोल रहा है कि क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा क्योंकि नेट फोर्स भी जीरो हो रहा है। ठीक है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वन डायमेंशन बी में डिफाइन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। देखिए अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आ रहा है। ठीक है। इफ पी एक्स को क्या मान लिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बता रहा है कि एफ एक्स फोर्स होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएशन के बराबर होगा, dv बाई डी एक्स। ठीक है। अगला स्टेप में एक और फॉर्मूला दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू टोटल फोर्स एक्स आई पोजीशन से एक्स एफ तक, इनिशियल से फाइनल तक एफ एक्स डी एक्स के बराबर। खतरनाक फॉर्मूला है, सबका यूज एकदम न्यूमेरिकल बनाने में आना ही आना है, पहला और ये दूसरा। देखो तुमको लिखना यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला तो ये दोनों लिखना ही है। ठीक है। टॉपिक क्या डालोगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। उसके बाद क्या लिखोगे कि डीवी एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। ठीक है ना। जैसे कि देखिए कोई भी चीज को ना अगर एफ एक्स से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी चीज अगर ब्रैकेट में एक्स आ रहा है ना तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। समझ गए ना। रुकना तो 1 मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखा जाए। समझे ना कि कोई भी चीज अगर ब्रैकेट में करके एफ एक्स दिया हुआ है ना मैथ में और फिजिक्स में, तो उसका फंक्शन लगेगा ही नाम के बाद में। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिखा जाए भाई, बात करते हैं। क्या जी, क्या बताओ। बस 2 से 4 पढ़ाई। बात तो ऐसे भी जन्माष्टमी का हो सकता है कि कल पढ़ना है 4 बजे से, या या सीधा रात में रखो ना, जैसे पहले पढ़ते थे तुम रात में। शुरू शुरू में याद करो, शुरू शुरू में रात में भी पढ़ते थे। हाँ हाँ भाई, शुरुआत में हम लोग शुरू किए हैं रात में, फिर दिन में आ गए थे। हाँ तो ठीक है ना, तो 4 से 6 रखो। ठीक है ना। ठीक है, करते हैं हम, थोड़ा अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक ना। हेलो। 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 हाँ भाई, लिख लिए इसको। तो दूसरा और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। हाँ भाई, नहीं आवाज जा रहा है क्या। अच्छा, तो
अच्छा जरूर करते हैं। उसका एग्जाम कब है? लेकिन बिहार में एग्जाम बहुत जल्दी ले लेता है, हमको लगता है कि सितंबर में ही ले लेगा। केलिन का तो बहुत महंगा है टेस्ट सीरीज। 10,000 कहाँ से आदमी देगा सिर्फ टेस्ट सीरीज का, है ना? कुछ ज्यादा नहीं है, इसी करके साला ठग रहा है ऐसा। मेन है कि भाई जो कम पैसा में पढ़ाता है उसमें पढ़वे नहीं करता है आदमी, ज्यादा वाला में उतना पैसा असंभव है। मतलब खाली 20 गो टेस्ट का 10,000 रुपया दाम, तो 500 रुपया एक टेस्ट का। तो ओकरा से बढ़िया 20 गो एग्जाम के फार्म में नहीं भर देगा आदमी। जैसे बढ़िया कोचिंग का तो टेस्ट सीरीज लोगे ना तो 10,000 से कम का है ही नहीं। हम देखे हैं आज प्रकाश से इसी पे बातचीत चल रहा था। एक और बच्चा को पढ़ाने जाता है ना, पूछ रहा था हमसे। हेलो। हाँ भाई। तो प्रकाश से बातचीत हो रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में, और बच्चा को पढ़ाने जाता है ना वो, वही पूछ रहा था हमसे कि टेस्ट सीरीज सस्ता। हमसे पूछ रहा था कि कोई सा। अब तो बोला कि 10 दिन वही है, 10 दिन से तबीयतें खराब हो गया, काम खत्म हो गया, फिर इस साल उसको से एनसीईआरटी किताब मंगाना जो 2009 में खरीदा था ना, वही वाला है अभी। हमको तो लगता है कि उसके बाद एनसीईआरटी में बहुत चीज बदल गया। ये है कि जैसे कुछ तो सुधार होता ना कि आखिर में गलती कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि पहला यूनिट तो ठीक है। अच्छा, तो वही पूछ रहा था, एक बच्चा को पढ़ाने जाता था तो वो बोल रहा है कि टेस्ट सीरीज किसका ले। वो आईआईटी का लेकिन तैयारी कर रहा है। उसको केमिस्ट्री बताया नहीं कि एगो को केमिस्ट्री भी पढ़ाने जा रहा है। हालत खराब इनका किए हुए है। तो हम बोले कि अब आईआईटी के लिए तो फिफ्टी उफ्टी का लो, है ना? हाँ, एलिन का तो ऐसे है ही 10,000 रुपया, लेकिन बहुत ज्यादा था। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में उतना पैसा बर्बाद करना तो सस्ता पकड़िए। मतलब कैसे अभी सब अमन धतरवाल सब का 3500 में टेस्टो सीरीज है, पढ़ाइयो है, बर्बाद नहीं जाएगा पैसा। ऑफलाइन का तो एक अलग मजा है ही भाई। तब और ऐसा नहीं रहता है, हर कोचिंग में 2 4 5 बच्चा तेज तरार रहता ही है। अच्छा दोस्ती करोगे तो तुमको फायदा होगा ही। टेस्ट सीरीज का है, बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं होता है, जनवरी से स्टार्ट करता है सब। टेस्ट सीरीज में गोल पूरा फेम से है इसका। इतना नहीं होगा, 10,000 तो नहीं होगा। उसका डिस्कशन भी चलता है, ये भी एक फायदा है। जैसे सैटरडे को टेस्ट हुआ ना तो संडे को डिस्कशन होगा।
हाँ भाई, से गोल में रहता है एक बेनिफिट ना कि अगर सैटरडे को टेस्ट हुआ ना तो संडे को डिस्कशन करवाता है, और जो बच्चा मतलब पहला रैंक 1 से 10 वाले को प्राइज देता है। करेक्ट टेस्ट, वैसे कंपटीशन बढ़ता है ना, बच्चा को मतलब मोटिवेट करेगा तो बढ़ेगा ना कंपटीशन, कि अगला बार हम लाते तो हमको भी इनाम मिलता। वैसे करवा देता है एकदम। टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज ठीक रहेगा ऑफलाइन। देखिए आगे देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एक होता है क्या, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। समझ गया ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को अभी देखें तो ऊपर में एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ग्रेविटेशन के कारण होगा तो mgx हो जाएगा। क्या बोलेंगे mgx को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए ना। कोचिंग किस चीज का एग्जाम बताए, समझ गए, फिजिक्स का कोचिंग ऑफलाइन। सिर्फ फिजिक्स का, बायोलॉजी हमको नहीं लगता है कि उससे अच्छा मतलब पढ़ा पाएगा कोई। जैसे देखिए बायोलॉजी तो रट ही गया है, खैर वो समझ गया ना, उससे मतलब बेकारे बेकार टीचर मिलेगा। फिजिक्स इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो 2 घंटा में सब पढ़ाता है ना तो पूरा डिटेल पढ़ाता है। जैसे कि साइंस कॉलेज सब का टीचर हम नाम बताएंगे, सब जो पीएचडी टीचर जो 2 घंटा में पढ़ाएगा ना भाई लेक्चर, तो उसका एक अलग मजा रहता है। समझ गए ना। पटना में ये हम लिख के दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल कोई नहीं से सोल्व करवाएगा, मतलब मेडिकल कोई नहीं कंप्लीट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो बना देता है ना तो लाइफ टाइम फिजिक्स फिर यादें हो जाता है दिमाग में। और नौजवान से कभी भी नहीं पढ़ना कोचिंग, नहीं नौजवान से नहीं, कम से कम साइंस कॉलेज सब का टीचर हम बताएंगे, नौजवान सब फिर इसी तरह कर देगा, लोल झोल कर देगा, खुद बीएससी किए हुए रहता है सब। साइंस कॉलेज का एक दो टीचर को हम जानते हैं, बहुत जबरदस्त टीचर है, ज्यादा पैसा भी नहीं लेता है सब। फिजिक्स सिर्फ पकड़ो, हम तो बोलेंगे कि गोल उल सब टेस्ट सीरीज छोड़ दो, आओ और सीधा फिजिक्स का कोचिंग पकड़ो बोरिंग रोड में। समझे ना। बाजार समिति के चक्कर में नहीं रहना भाई, उधर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहेगा। बोरिंग रोड, बोरिंग रोड में थोड़ा कम रहेगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, इंडिविजुअल लगेगा। 30-35 से तो भाई ज्यादा ही रहेगा, ये जान लो, 100 से कम रहेगा नहीं। अभी जनसंख्या कुछ ज्यादा है पटना का। अच्छा, उसका बात नहीं है, मैंने कि फीसवा भाई अब वही टीचर हम बता रहे हैं ना, वही टीचर आकाश में पढ़ाएगा, और वही टीचर 10,000 में पूरा फिजिक्स पढ़ाएगा तुमको, और आकाश से बढ़िया पढ़ाएगा। हाँ जी, अब तो तुम टारगेटे बैच ना भाई पढ़ोगे बस। फिजिक्स का क्या, फिजिक्स प्रकाश सर बायोलॉजी, बायोलॉजी तो खैर रट गया है ना भाई, बायोलॉजी नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाएगा आपका, समझ गए ना। अगर कहीं आप पकड़ते हैं ऑफलाइन चाहे कहीं भी,
टीचर खराब तभी साबित हो सकता है जब क्वेश्चन पूछे या नहीं बताए। वो तो बायोलॉजी पूरा रटे हुए है कि पूछो तराक आंसर दे देगा, समझ गए ना। बायोलॉजी तो नहीं, लेकिन फिजिक्स पकड़ो, सिर्फ फिजिक्स पकड़ो। केमिस्ट्री में कुछ जान नहीं है, खाली कंसंट्रेशन से केमिस्ट्री को तो पढ़ना है सिर्फ, बस समझ गया ना। फिजिक्स में थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए, समझ गया ना। तो बिना प्रोफेसर के नहीं होगा। तो आएगा धराधर एकदम, मतलब 2 घंटा बिना देखला ही बोर्डवा पर छापता है भाई। कोई कोई टीचर तो इतना सीरियस रहता है ना कि कोई मजाक नहीं, एकदम सीरियस 2 घंटा दिमाग एकदम। जो बच्चा बर्दाश्त कर लिया और समझे कि निकलना निकलना, मेडिकल हो जाए, मेडिकल हो जाएगी। तो यही कारण बोल रहे हैं कि एक ही कोचिंग मात्र पकड़ना, ज्यादा नहीं कि तीनों पकड़ लिए फंस गए, दिन भर अप डाउन करते रह गए। एक कोचिंग सिर्फ फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स से हमको लगता है कि सबसे ज्यादा कमजोर लगता होगा या डर लगता होगा, है ना। तो फिजिक्स का कोचिंग सिर्फ पकड़ना ऑफलाइन में, समझ गए ना, अगर जाओगे तो। क्योंकि कोचिंग के चक्कर में रहोगे ना, तो कोचिंग क्या करेगा ना कि 10,000 की जगह तानेगा, कतनों खराब कोचिंग रहेगा 50-60 हजार तानिए लेगा। नहीं, जैसे संस्था के चक्कर में ही जाइएगा गोल वोल में, तो 60,000 कम से कम लेवे करेगा। तू 400 रुपया दे के डेमो क्लास एक दूगो कर लेना पहले। चलिए, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। स्प्रिंग के बारे में छठा नंबर, इसका पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है स्प्रिंग का हाफ के एक्स, जहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ गए ना। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई कि बिना बोर्ड पे उतरले होगा ही नहीं। और जो 20-30 साल से कोई कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ तो जरूर नॉलेज रहता है उस सबको। इसी कारण बोले हैं कि कोई नौजवान से एकदम नहीं, भूल के भी नहीं पकड़ना। उतना से तो ज्यादा जैसे कि हम ही जान रहे हैं। तुम अगर पटना में किसी से पकड़ोगे भी ना, अगर मेरे एज के अनुसार, उससे ज्यादा हम ही जान रहे हैं। इस कारण पकड़ना है तो। लेकिन जो प्रोफेसर सब, हाँ, लेकिन प्रोफेसरवन सब होगा ना कि एकदम कॉमेडी कर करके पढ़ाएगा, अच्छा लगेगा। जो कॉलेज उलेज में पढ़ाने का उसके पास तरीका टेक्निक रहता है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया जाए, ठीक है ना। देखिए, ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले वेक्टर में। आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 1, और आई को जे से गुना करोगे, जे को के से करोगे, के को आई से गुना करोगे, तो ये 0 के बराबर। वेक्टर में आता था ना, मतलब कि मान लो कि कोई फोर्स दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। और एक दिया हुआ है F2 इक्वल टू दिया हुआ 3i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब मान लीजिए कि F1 इंटू F2 निकालना रहेगा आपको, ठीक है। तो उसमें एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, 3 दूनी 6 लिखेंगे और आई स्क्वायर होगा, होगा ना। यहाँ पे माइनस देके 3j स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे
-6 k² लिखेंगे तो ये 1 के बराबर आता है, i² j² k²। इस कारण इसको डायरेक्ट हम लोग 6 - 3 - 6 ये से ये कट गया और -3 इसका आंसर आ गया। समझे ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। कोचिंग जाना भी जरूरी है एक आध सब्जेक्ट का। जब तक 5 गो दोस्त नहीं रहेगा ना, फिर मन नहीं लगेगा तुम्हारा पटना में आके। सर्किल की आखिर वो प्रकाश से हमको दोस्ती कैसे हुआ था, कोचिंग के थ्रू ना। हाँ, थोड़े उसको हम पहले से जानते थे, कहाँ उसका बख्तियारपुर है, मेरा पीटा है। इसको लिख लिया भाई। यहाँ पे भी एक चीज दिया हुआ है, अच्छा चीज है एकदम। देखो डायमेंशन पूछ देगा तो वहां पे फंस सकते हो, समझ गए ना। सबका डायरेक्ट डायमेंशन निकलता है। जैसे वर्क का क्या है, m l² t - 2। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जूल इसका यूनिट। कैनेटिक एनर्जी जानते ही हो, ½ mv², इसको भी जूल में। और इसका भी डायमेंशन सेम। देखिए तो यहाँ पे डायमेंशन यहाँ तक चारों का सेम है ना। वर्क का भी सेम है, कैनेटिक एनर्जी का सेम है, पोटेंशियल एनर्जी का सेम है और मैकेनिकल एनर्जी का सेम है। चारों का डायमेंशन सेम है ना। देखो तो ये कोई एगो का याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा ml²t - 2। और चारों का यूनिट भी सेम, SI यूनिट जूल। फार्मूला अलग अलग है ना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू dV/dx। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, V प्लस K। स्प्रिंग कांस्टेंट का K, F इक्वल टू स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगता है तो F इक्वल टू -kx। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। ये एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। समझ गए ना। पावर, पावर क्या होता है भाई, फोर्स इनटू पोटेंशियल, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt। दोनों पावर का फॉर्मूला है। पावर का यूनिट दे रहा है ml²t - 3। ये सब में 2 2 माइनस में था, यहाँ पे 3 हो गया। ये तो एकदम 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 एकदम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं है कि अब इसको डिराइव करना है फॉर्मूले को, है ना। डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालने रहेगा।
पारा मेडिकल वाला भरे हो ना? 750 की 850? दोनों तो 850 लगा होगा। दोनों भरना ही चाहिए, 100 रुपया लग ही रहा है। ले लेगा, बिहार होगा में ले लेता, क्योंकि इसको सरकारी स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराना रहता है, कोई भी संडे के दिन करवा देता है। हाँ, जिला के हेडक्वार्टर में ही देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी कर देता है बिहार वाला एग्जाम में, पटना के लेकिन को भागलपुर भेजने लगेगा, भागलपुर वाला के मुजफ्फर। बहुत तेज है पढ़ाई। हाँ, अर्थव्यवस्था चलने लगता है ऐसे। 500 का टिकट कटाइएगा, 500 रुपया में होटल में रहिएगा, या बस से जाइएगा तो उसका किराया दीजिएगा, तो वो इकोनॉमी चलने लगेगा। ये बिहार वाला में ज्यादा राजनीति होता है। समझो कि पिछला साल का हम बात करें, पूरा कोरोना पीक पे था, और ये मतलब पटना का सेंटर भागलपुर प्रकाश का दिया हुआ था, नहीं दरभंगा। हाँ, नहीं दिया था, उसका भाई का नालंदा जिला दिया हुआ था इसी वाला एग्जाम में। यही ना, जमुआ एक ही दिन होता है। पारा मेडिकल वाला इसी सब। पारा मेडिकल तो नहीं किया है, बिहार मेडिकल किया है। काउंसलिंग में इसको कॉलेज नहीं मिलता है भाई। देखो जैसे पीएमसीएच है ना, उसका 15% सीट नीट के थ्रू करेगा। 85, 85% सीट बीसीसी के थ्रू करेगा नहीं, लेकिन अब तो लगता है कि 100% नीट के थ्रू। हाँ हाँ, अब लगता है कि बीसीसी सिर्फ बी फार्मा के लिए अब हो रहा है, और बीएससी नर्सिंग के लिए। एमबीबीएस नहीं है, और बीडीएस भी नहीं है। कट ऑफ कम से कम पार होना चाहिए। चलिए, अब इसका एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर। जैसे कि अब इंजीनियरिंग सेक्टर में जो बेरोजगारी हुआ ना, तो सारा लेकिन 10th के बाद अब उधर ही मूव कर जा रहा है। जैसे उधर है ना भाई, इंजीनियरिंग से अच्छा बी फार्मा कर लोगे तो नौकरी लग जाएगा, अपना दवाई कर सकते हो। इसी कारण जनसंख्या उधर बढ़ गया अचानक ज्यादा। हाँ, अपने से कहाँ 5-10 करोड़ रुपया रहेगा तब ना कुछ करिएगा। हाँ, इसी कारण सब आदमी है ना कूद जा रहा है नीचे में एकदम।
लेकिन नीट में तो इस बार सेंटर भाई जो जहाँ जहाँ चुना है वही दिया है। हाँ हाँ, मतलब कहाँ पर सेंटर बनाया है। क्या पूछ रहा है भाई? Sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. ये लगता है कि हम लोग पहले भी किए हैं शायद। Work done by a man in lifting a bucket out of a well. कुआं में से पानी निकाल रहा है। Means of a rope tied to the bucket. मतलब बाल्टी बांधा हुआ है उसको निकाल रहा है। तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे गिरेगा आदमी, वहां से पानी ऊपर जाएगा, तो कोई एक पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव ये होगा और ये निगेटिव होगा। समझ गए ना? ग्रेविटेशनल फोर्स वाला क्या होगा? निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो अब समझ लेना कि अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो निगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कल जो भूल रहे थे ना, एक रोलिंग और स्लाइडिंग होता है। समझ गए ना? इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे जो हो रहा है वो क्या होगा? तो देखिए एक चीज, जैसे ये कोई बॉडी है, फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शन इधर लगा, इधर फोर्स लगा तो ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। इस कारण ये निगेटिव फोर्स ही रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स याद रखो कि निगेटिव ही रहेगा बस, है ना? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। Work done by applied force on the body moving on the rough horizontal plane with uniform velocity. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कहीं जीरो ना हो जाएगा, है ना? वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम ब्रिंगिंग इट टू द रेस्ट। पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है और रेस्ट में आएगा तो नीचे ही आएगा, तो ये भी निगेटिव जाना चाहिए। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी यूनिफॉर्म, इसका तो वर्क डन है, हमको लगता है कि जीरो होना चाहिए। क्या पॉजिटिव निगेटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव क्या पॉजिटिव, समझ गए ना? जीरो निगेटिव तो होता नहीं, इसका तो निगेटिव सही था, क्योंकि पेंडुलम तो भाई नीचे में ही आके नहीं यहाँ पे रेस्ट करेगा, तो इसका पॉजिटिव निकल जाता है। बहुत बढ़िया है भाई, एक एक लाइन का है लेकिन कितना कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। चैप्टर नहीं भी कोई पढ़ा है फिर भी बहुत चीज समझ जाएगा, है ना? देखिए ना, यहाँ पे अब इतना सारा आपको वर्क डन, कैनेटिक एनर्जी, सब फार्मूले में रिवीजन करवा देगा। देखिए बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? मास m इक्वल टू 2 kg। अब मास मूव अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, मतलब ये बॉडी है ना, ये 2 kg का, इस पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑन ए टेबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन, और इधर पर फ्रिक्शन लगेगा, इसका वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो अब बताना है इसमें क्या? वर्क डन, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, ठीक है ना? तो एक चीज बताना भाई, वर्क डन इक्वल टू
होता क्या है पहले बताइए। फोर्स इंटू, समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना का आया, ये किस फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा, एस इक्वल टू प्लस, देख रहे हो कितना टफ न्यूमेरिकल पूछे है, मतलब है ये, समझे ना। देखिए तो इसके पहले भी दो चार स्टेप इसका निकला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कल फार्मूला पढ़े थे, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर, ऐसा कुछ पढ़े थे। अगर एस था तो यहाँ एस रहता था, अगर के है तो यहाँ पे के रहता था। ये म्यू एस और म्यू के क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन, और ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या लगा रहा है, F इक्वल टू एम ए, तो F कितना 7 न्यूटन दिया हुआ है, मास 2 kg दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल दिया 7/2, समझ गए। एक्सेलरेशन निकल गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला लाइन देखे ना। दूसरा चीज देखो क्या कैलकुलेट कर रहा है, F इक्वल टू म्यू आर, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, कल बताए थे कि R इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का, ये वेट है तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर होता है, दोनों का इक्वल ही होता है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स है 7 न्यूटन, म्यू का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन है ना, 0.1, और एम जी, आर का जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे और एम जी डालोगे, 2 डालोगे और जी का वैल्यू 9.8 डालोगे, ये टोटल आ रहा है 0.98, समझ गए ना। ये सब धीरे धीरे करके इसको बनाया जाए भाई, लिखा जाए। तो पिछला चैप्टर और इस चैप्टर पूरा रिवीजन है। और देखिए नीचे में क्या किया है, एक तो डिस्टेंस पहले निकाल लिया है, ये दो लाइन समझ में आया ना, पहला और दूसरा, ज्यादा नहीं लिखना है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब तो ये बताओ क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ जैसे कि बॉडी ये है, एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है फ्रिक्शन वाला, तो एक अगर एक्सेलरेशन है तो दूसरा रिटार्डेशन है, वही चीज। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे निकाल लिया था, -196 आया था,
तो उसका एक्सेलरेशन निकाला, टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ज्यादा में से कम वाला घट जाएगा, है ना। बॉडी किधर मूव करेगा, तो 7 न्यूटन की तरफ मूव करेगा। तो 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे। एस निकालना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, टी यही हुआ है 10 सेकेंड, समझ गया ना। और एक्सेलरेशन अभी निकाल ही लिए 2.5 ऊपर में, और फिर टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ तक लिखा जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 चीज बना दिया। हेलो, पूछना था कि कोई जो बुक स्टडी मटेरियल मिला उसका लेटेस्ट एडिशन कोई आया था क्या। बुक्स तो जून में मिले थे, लेकिन वही जो पिछला साल वाला ही मिला था। टारगेट आईएएस पे मैसेज किए थे। रिप्लाई तो आया था कि कौन कौन सा चाहिए, तो हम बोले कि आप बुक लिस्ट बताइए, फिर हम बताएंगे, तो उधर से फिर नहीं आया है reply। हाँ, ठीक 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 है, ठीक है। हाँ, बुक तो पता है, हम देख लेंगे कि हमारे पास अगर है वो तो, अगर हमारे पास पहले से है तो वो नहीं मंगाना है, अगर कोई नया एडिशन वगैरह आया है तो वो मंगवाएंगे। ठीक ठीक, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। नहीं, बस यही। ठीक है। हेलो, हेलो, बैजू से कॉल था। कैसा चल रहा है तैयारी। और कर लेता है ना ये सब, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आता है तो बोल रहा था कि क्या दिक्कत हो रहा है, नंबर कम आ रहा है। हाँ हाँ, दिए थे, दिए थे। कितना तारीख आज है भाई, 30 है ना, तो हम दिए हैं 14 तारीख को हम दिए हैं। नंबर 200 नंबर का टेस्ट था, तो कहाँ नंबर था, 72 को नंबर था। कम से कम 120 चाहिए भाई। तो वही पूछ रहा था कि क्या दिक्कत हो रहा है इतना, 12 महीना से पढ़ने के बाद भी। जैसे वो सब फीडबैक लेता है फैकल्टी के द्वारा, वो पढ़ाया नहीं कि पढ़े नहीं, क्या दिक्कत है।
टीचर को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं पढ़ाया है। हाँ वो तो आ जाता है ना भाई, रैंक में बताया, लेकिन रैंकवा तो हम देखें कि 30-40 हजार लड़कन का था, तो रैंकवा ठीक ठाक था, उतना भी नहीं था कि एकदम 5,000 के अंदर ही रैंक था, लेकिन 5,000 बहुत ना है भाई। हाँ निगेटिव मार्किंग रहता है, 0.33, एक नंबर मिलेगा सही होने पर, गलत होने पर 0.33। अरे भाई तो एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब यूपीएससी दूसरा खेल है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही रहता है। ऑप्शन सोल्व करोगे ना तो इतना मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब कुछ कुछ तो एकदम सही वाला चीज गलत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो गया ना। तो क्या, जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर में निकाल लिए तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स 7 न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट अगर लिखे होगे तो 126 कैलकुलेट किए हैं ये वाला फार्मूला से, है ना, यूटी प्लस हाफ के टी स्क्वायर से। अब अब ये तो हो गया आपका वर्क डन फोर्स के कारण, लेकिन दो गो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, एक आपका ये फोर्स 7 न्यूटन वाला, एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगला पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही 126 ही हुआ, लेकिन फ्रिक्शनल, हाँ लेकिन देखो न्यू आर लगा के हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट किए थे, -1.96 आया था, पीछे देखे थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए 126 में, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो अब पूछेगा कि नेट कितना हुआ वर्क डन, तो क्या करेंगे, मतलब नेट वर्क डन दोनों को जोड़ देंगे, वर्क डन फोर्स के कारण और वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। एक आया है 882 और एक आया है माइनस में, है ना, ये तो माइनस में जाएगा, है ना, माइनस में -1.96 इंटू 126, 11,635 जूल, ठीक है ना ये। लास्ट पूछ रहा है क्या, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, हाफ mv² भी नहीं दिया हुआ है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, u 0 है, एक्सेलरेशन अभी निकाले थे पीछे हम लोग, निकाले थे ना 2.52, और टाइम दिया ऊपर 10 सेकेंड,
तो यहाँ से भी निकाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 635 से आएगा ये भी। एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे change in kinetic energy is equal to net force 635 635। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन ड्यू टू फोर्स माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है तो न्यूमेरिकल, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कर दें ताकि चैप्टर तो पढ़े नहीं है। देखिए अब ये सब क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है, समझ गए ना। वन डायमेंशनल है, in case specify the region in which the particle cannot be found for given energy, also indicate the minimum total energy of the particle must have। चलिए 4-5 ग्राफ को पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ग्राफ को ट्रेस कर लिया जाए, उतार लेते हैं सीधा सीधा। तो भी चारों ग्राफ बनाओ भाई। ग्राफ कभी कभी डायरेक्ट आपका आ सकता है, देखते हो ना किताब में तो डायरेक्ट ये सब ग्राफ दिया हुआ रहता है। ऊपर में सब में Vx है, नीचे में x है, समझ गए ना। पहला में क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे, है ना, इस पॉइंट को, तो ये जानते हो ना कि ओरिजिन होता है ये 0, समझ गए ना। तो उस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a तक ये ग्राफ गया हुआ है, मतलब ये कहाँ से कहाँ गया है, 0 से लेके a तक, मतलब ये a पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, पहला ग्राफ। और क्या दिया हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा। इस तरह का ग्राफ अगर रहेगा दिया हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ गया। ऊपर में कोई चीज उठ रहा है तो इसका तो पॉजिटिव होगा ना। अगर ऐसे चलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट चल रहा है। और वही चीज अगर नीचे गिर जाता तो, समझ गया ना, कैसे कैसे वेरी कर रहा है। जैसे निगेटिव इसमें तो गया ही है, पहले 0 फिर पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर 0 फिर निगेटिव फिर 0, देख रहे हो ना कैसे चल रहा है ये। वही सब एक्सप्लेन करना है भाई, समझ गया। तो जो नेट हम लोग इसका निकालेंगे ये सेकेंड वाले ग्राफ में, तो इसमें निगेटिव है, थर्ड वाला ग्राफ में भी निगेटिव पॉजिटिव गया है ना। यहाँ से यहाँ क्या गया है, मतलब निगेटिव गया है और फिर पॉजिटिव गया है। ग्राफ को याद कर लीजिए, इसको भी निगेटिव दे रहा है ओवरऑल टोटल और इसको पॉजिटिव दे रहा है।
ग्राफ था, टाइल आ गया, समझ गया ना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है थोड़ा देखा जाए। Potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by Vx equal to Ks by 2, where K is the force constant of oscillator, K is itna. The graph Vx versus x shown in figure show that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reach x equal to plus minus 2 मीटर। ठीक है, पहला तो एक चीज इसमें दिया हुआ है भाई कि सिंपल है हार्मोनिक मोशन करके, इसमें कुछ सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद पूछ रहा है कि और के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 0.5। ठीक है, और तब जाके क्या किया है, मतलब इसमें बोल रहा है ना कि इसको वेरीफाई कीजिए अब। ठीक है ना, वेरीफाई कीजिए एक्स का वैल्यू कुछ रख के 1 2 3 4 इस तरह का ड्रॉ होता है कि नहीं होता है। ये एक्स का है, ये आपका वी का है ग्राफ। नीचे देखिए रखा होगा और ड्रॉ किया होगा। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, -2 -1 0 1 और 2 प्लस माइनस दिया हो। तो ये है भी ग्राफ तो ऐसा शो भी कर रहा है कि यहाँ पे क्या था, 0 था, इधर साइड होगा -2 तक गया है, इधर 2 तक गया है। चलिए तो अब इसको चेक करना पड़ेगा ना भाई, चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी, ये लोग फार्मूला लिखे थे ऊपर में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकाला इसका। ठीक है ना, E इक्वल टू 1 पे निकाला। फिर अगर बोल रहा है कि वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, जैसे E इक्वल टू क्या लिखेंगे अभी, हाफ एक्स स्क्वायर आया है और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, E इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, हो जाएगा ना ऐसा। ए का वैल्यू ऊपर में हम बताए थे, दिया हुआ था कितना, 0.5 ए का वैल्यू दिया हुआ था। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ रहा है, इसी से प्रूव हो रहा है कि हाँ भाई ये ग्राफ यहाँ से वहाँ वेरी कर रहा है। उस तरह का चीज अगर देगा ना तो उसका आंसर सही ही माना जाएगा। प्रूव करना था कि क्या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो हाँ है। अच्छा ये बताओ एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई चीज है, वो पेंडुलम है चाहे कोई चीज है, इसी तरह घूमता है, यहाँ 0 यहाँ -2 यहाँ +2। ठीक है, तो यहाँ से एक दो चीज और लिख सकते हो भाई, नोट करके, न्यूमेरिकल तो नहीं है बनाए होगे तो नोट करके लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू वी प्लस के। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वी का वैल्यू कितना होता है हाफ एक्स स्क्वायर, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये लिखा जाए थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में।
पारा ओलंपिक में तो गर्दा कर दे रहा है नहीं। एगो गोल्ड और 2-3 गो तो आज है सिल्वर उल्वर जीत गया है भाई। कल कल जीतवे किया था, इसमें मतलब पीछे नहीं रहने वाला है। हमको तो लगता है कि 10 गो तो पहुंचा दिया अब ये सब, हमको ऐसा लग रहा है। तेज रहता है कि इसमें आईएएस ऑफिसर भी सला है। विकलांग है तो वही प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो खेलेगा टेबल टेनिस या कुछ। तो ये तो तय है ना भाई कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो विकलांगों में कंपटीशन होगा तो बढ़िया ही कैंडिडेट जाता होगा सिलेक्ट होकर। हमको लगता है ना कि उसमें हाथ गोड़ सही रहने पे ना आदमी अदर चीज में भी अपना दिमाग खटका देता है। अब विकलांग सबको हम देखे हैं, अगर विकलांग सब पढ़ेगा भी तो पढ़ने में आम आदमी से तेज रहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि हमको सिर्फ पढ़ना ही काम है। लेकिन गोल्डवा एक के वो जीता है अभी तक। गोल्ड गोल्ड होता है लेकिन जन गण मन एकदम। एक आध दो कंफर्म भी हो चुका है। जबरदस्त सेटिंग। बाप रे, 53 गोल्ड मेडल। उसमें भी लगता है कि नंबर 1 पे चाइना ही था ना जी। वो लास्ट, उस लास्ट दिन उतना गोल्ड कैसे जीत गया अमेरिका, हमको ये समझ में नहीं आया। पूरा बचा के रखे हुए था एकदम। एक गोल्ड से मात्र आगे चला गया था लगता है कि। देवेंद्र झाड़िया नहीं जीत पाया गोल्ड इस बार। चलिए क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट पढ़ा जाए। क्या जबरदस्ती समझाता है ना। पढ़ लिया जाए पहले पूछ क्या रहा है। मतलब देख रहे हो इतना बढ़िया एकदम डायग्राम वायग्राम बनाता है एकदम, जो खर्चा किया है एकदम। हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा किसी भी मतलब का सॉल्यूशन इतना अच्छा इस तरह देता है सब। कंपनी है प्लस में मैं मतलब पूछता है उससे ज्यादा ही नॉलेज आपको दे देगा। केसिंग चेजिंग, केजिंग है केसिंग केस, केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है हाँ। बर्न हो गया फ्रिक्शन के कारण। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग obtained, रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। उसको हीट एनर्जी कहाँ से मिला जलने के लिए, रॉकेट से कि एटमॉस्फेयर से। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है, चलिए पहले पहला का आंसर ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अब देखो भाई, अब उसको कहाँ से मिलेगा रॉकेट को, फ्रिक्शन तो एटमॉस्फेयर से ना होगा, समझ गए ना। देखिए तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा है।
काइनेटिक एनर्जी है, आगे बढ़ रहा है ना, रॉकेट यहाँ उड़ रहा है तो जमीन से ऊपर है तो mgh भी लग रहा है, और आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हाफ mv² भी लग रहा है। तो टोटल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv²। ठीक है। और एक चीज देखिए कि जैसे जैसे वो जलेगा वैसे वैसे मास क्या होगा, रिड्यूस होगा रॉकेट का, तो उसका पीछे आग लग गया है केस में, जैसे जैसे बता रहा है कि बर्न होगा उसका मास रिड्यूस होता जाएगा। The energy which is needed for burning in the casing is obtained from rocket। रॉकेट से कोई फ्रिक्शन का काम नहीं है। समझ गए ना भाई, कितना मतलब आदमी का एनसीईआरटी चेक कर लेता है। नहीं, बाहर के सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है जब अंदर आग लगा है तो, है ना। हाँ, लेकिन बैजू में एक चीज जैसे पूछ तो रहा था, सिर्फ ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लिखवा दिया, है ना। अगर मास दे देता, रॉकेट का वेलोसिटी दे देता, टोटल एनर्जी निकाल दीजिए, है ना। सेकेंड, comet move around the sun in highly elliptical orbit. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal in the comet velocity in general. 8. The work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is 0. Why? अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद उसका वर्क डन 0 क्यों हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। समझ गया ना, जब घूम ही रहा है तो फिर क्या। समझ गए। देखिए हम लोग जानते हैं क्लोज पाथ में तो बॉडी अगर घूमता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। ये आ चुका है पहले, हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे फार्मूला तब ये देखे थे। ये वाला पढ़ो तो सी लाइन। सैटेलाइट में क्या रहा, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण उसका लॉस हो रहा है, रॉकेट में नहीं। समझ गए ना, यहाँ पे दिया ना रीजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग द अर्थ डिक्रीज एज इट। देखो पोटेंशियल एनर्जी इसका कैसे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो तभी करेगा जब ये ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, कभी कम पे आएगा कभी ज्यादा पे आएगा, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि अर्थ भी मतलब ऐसे नहीं कि एकदम मतलब ऐसे लिनियरली रिवॉल्व करता है, जानते हो ना, एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तो वैसा होता है। कभी कभी देखते हो ना चंद्रमा के कभी काफी करीब रहता है, तो वही वहां डिक्रीज होते रहता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते रहता है। न्यूमेरिकल
A man walked 2 meters carrying a mass of 15 kg on hand. In figure, he walked the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and the mass of 15 kg hang under him. Each case the work done greater. 15 kg का लिए हुए है भाई, क्या जबरदस्त कुछ। और ये मतलब लिया है, खींच रहा है पुल्ली से, ठीक है ना। तो इसमें वर्क डन ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है क्या, 2 मीटर गया है ना। हाँ, 2 मीटर गया है। चलिए तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसका आ जाएगा 30, है ना। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे 10 से 150 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 150 इंटू, तो आ जाएगा 300। और ये 15 केजी का है। एंगल एंगल तो कुछ दिया नहीं है भाई। हाँ तुम सही बोल रहे हो, कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, देखिए क्यों कम होगा, क्योंकि साइन और कॉस कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। ये 300 न्यूटन कब आया था, जब यहाँ पे एंगल माने हैं कॉस 0 डिग्री, समझ गए ना। अब एक तो यहीं पे आ गया, तो जैसे जैसे और अगर इंक्लाइंड होगा तो उसका वैल्यू कम ही आएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1 से कम होगा। 90 डिग्री का तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ हाँ फ्रिक्शन वहां पे नहीं रहेगा, लेकिन इसको कितना मतलब कर दिया है सोल्व एकदम, तो ज्यादा नहीं सोल्व कर दिया है। यहाँ तो लेकिन उल्टा कहानी हो गया। एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा तो हम माने ही थे, और वो 90 डिग्री। लेकिन भाई जब 2 मीटर मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे जीरो कैसे लिख रहा है ये, तो हद हो गया ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ भाई बोलो। क्या जबरदस्त लॉजिक है ना, मतलब 90 हाथ में लेके इसको चलेगा कितना भी किलोमीटर तक, वर्क डन 0 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है और इसका आ रहा है कुछ ना कुछ, समझ गए। मतलब उल्टा हम लोग कैलकुलेट कर दिए नहीं, मतलब जो जो 0 डिग्री हम लोग माने थे वो एक्चुअल वो पुली वाला केस में है, उसमें 90 है। सब एंगल का ही खेल है। दो चीज स्पष्ट हुआ ना यहाँ पे भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, एकदम बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अब इससे बड़ा न्यूमेरिकल तो अब हमको नहीं लगता है कि रहता होगा, ट्रिकी एकदम, अंदाजे मारने से तो एकदम गलत हो जा रहा है नहीं। न्यूमेरिकल में चलते हैं हम लोग सीखना। अच्छा ये ट्रू फॉल्स भी हो जाए थोड़ा चेक, पढ़िए। देखिए अब कोलिजन नहीं भी पढ़े हो तो इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर। फॉल्स रहेगा तो इसका अपोजिट हम लोग लिख लेंगे इसका आंसर। इलास्टिक मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व बता रहा है।
देखिए दो प्रकार का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। क्या बता रहा था, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडी आर कंजर्व। इसमें क्या बोल रहा है, ईच बॉडी अलग अलग बात कर रहा है, इसी कारण ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो ये स्टेटमेंट सही है। समझ गया ना। हाँ देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, बोथ द बॉडी नॉट इंडिविजुअली। समझ गया ना। एक लाइन का खाली ईच अगर दिया है उसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो इसको सुधार के लिख लिया जाए भाई, मतलब इसका आंसर है ये जो लाइन है ना नीचे का, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अच्छा ये बताओ, हेलो, ये ऊपर में हम लोग नहीं पढ़े थे ना, इसी कारण ये वाला दिक्कत हो रहा था, ऊपर में भी यही चीज था। समझे। देखिए ये स्टेटमेंट अगर पूरा पढ़े रहते ना, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल फोर्सेस सबके बारे में चर्चा किया हुआ है ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए भाई, क्लोज लूप में जीरो कब होता है वर्क डन, जब, समझ गए, ऐसा थोड़ा रहेगा कि एवरी पॉइंट कहीं भी जाके रुक जाएगा तो जीरो हो जाएगा। समझ गए। The total energy of a system is always conserved no matter what internal and external force। देखो अब ये भी गलत इसलिए है कि कोई भी चीज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करेगा ही करेगा। समझ गए ना। ये हो ही गया। ये देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल किनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल किनेटिक एनर्जी। अब एक चीज अब यहाँ पे देखो तो, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दो बॉडी है M1 M2, इसका है हाफ M1 V1 का स्क्वायर, हाफ M2 V2 का स्क्वायर। ठीक है। M1 क्या है, मास बिफोर कोलिजन, M2 क्या है, मास आफ्टर कोलिजन। ये दोनों टकराया है आपस में, समझ गए ना। V1 क्या है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और V2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। समझ गए। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन में आपका क्या होगा कि हाफ M1 V1 का स्क्वायर इक्वल होगा हाफ M2 V2 का स्क्वायर का। ठीक है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में हाफ M1 V1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू हाफ M2 V2 का स्क्वायर। समझ गए।
इसको भी लिखा जाए। अब देखिए, अब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट आया ये इलास्टिक कोलिजन वाला, इसमें कोई जरूरी थोड़े है भाई कि मतलब M2 V2 ही ज्यादा होगा या M1, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। इसी कारण तो इन इलास्टिक, समझ गया ना, इसी कारण ये इसका स्टेटमेंट यहाँ पे यहाँ पर क्या दिया होता है, फाइनल कैनेटिक एनर्जी के फाइनल इज ऑलवेज लेस देन के इनिशियल। थोड़ा सा इसमें लॉस हो गया, इसको लिख लिया जाए थोड़ा। हो गया ना ये। सर क्वेश्चन पावर का क्या आप जानते हो फॉर्मूला, पावर का dV/dt, नहीं, पावर 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 dW/dt, ठीक है।
क्या चाह रहा है, टाइम इतना सारा, टाइम अलग अलग तो पावर निकालिए। एक चीज यहाँ देख रहे हो, हाफ है, किसी भी चीज का पावर एक तो ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, ये प्रोपोर्शनल में आएगा, इनवर्सली नीचे वाला तो। समझ गए, इतना फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहीं से इसका आंसर मालूम है। समझ गया, तो अगर जो पूरा पूरी पावर में है वो इनवर्सली हो जाएगा, जो हाफ ऊप में है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगातार फिर इसी को पूछ रहा है कि अब उसी को उलट के पूछ रहा है कि अगर पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। पावर मान लो कि कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ये देखिए अब यहाँ थोड़ा मैथ है, ठीक है ना, मतलब डेरिवेशन है एक्चुअल में ये। शुरुआत में अगर तुम चैप्टर एनसीईआरटी का देखे थे तो वहां पे दो लिखे थे, फोर्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये पावर था, ये भी पावर था, ठीक है। एफ भी, एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन डाल दिए, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये बताना एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, समझे ना। तो अगला मैं उसको क्या कर दिया, एक्सेलरेशन को dv बाई dt कर दिया, ठीक है ना। v इक्वल टू आ गया हमारा इतना, देखिए एक का कितना सारा फॉर्मूला है भाई, समझ रहे हो ना, 4-5 फॉर्मूला तो यही आ गया v का, समझ गए। अब देखो क्या खेल हुआ है, E इक्वल टू आ गया mv dv बाई dt, और इसको कर देना है क्या, कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पावर किसके बराबर है, के, समझ गया ना। के इक्वल टू एम पी डी बाई डी टी, dt को इधर भेजो, के इंटू डी टी इक्वल टू एम वी डी वी, एम को नीचे उतार दो उधर ले जाकर, कितना हो जाएगा, एम को नीचे उतारिएगा तो के इंटू डी टी बाई एम इक्वल टू वी डी वी, ये लाइन, समझ गया ना। फिर इसको फिर से देखा गया, फिर से इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं एफ की जगह एम ए पुट कर दिया, और एफ की जगह क्या पुट कर दिया, एम ए, और भी की जगह एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दिया, डीवी बाई डी टी। पहला लाइन और दूसरा लाइन में कोई दिक्कत नहीं,
तीसरा लाइन में देखिए क्या किया, तीसरा लाइन में p को k से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तब ये इक्वेशन आया तीसरा, p की जगह k रखेंगे mv dv बाई dt, ठीक है। इसको यहाँ भेजिए, इसको नीचे उतारिए, तो क्या हो जाएगा, k बाई m हो जाएगा और dt हो जाएगा इक्वल टू v dv हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, समझ गया ना, जैसे यहाँ पे ही dv था तो यहाँ इंटीग्रेशन संभव है ना, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेम टू सेम उतार दे, के एम बाई डी टी इक्वल टू, अब देखो भी, जैसे भी का पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो ऐसा का देखे हो ना, भी 1+1 बाई 1+1 ऐसा इंटीग्रेशन होता है, तो भी स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लाइन। तो यहाँ से भी का वैल्यू निकाल लेना, ई इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर के टी बाई एम, ठीक है। यानी कि √2 तो है ही, √2 के बाई एम एक साथ ले लेना, ठीक है। ई का पावर कितना है, हाफ, ई का पावर हाफ हुआ ना। और आगे दिया है, बड़ा जबरदस्त डेरिवेशन है भाई, बिल्कुल ये डेरिवेशन, समझ गए। तो ये क्या बताना चाह रहा था बताएं, C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का हाफ यहाँ आ गया, T is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का 2/3 यहाँ आ गया, यही चीज बताना चाह रहा था और कुछ नहीं, समझे ना। लिखना क्या है, इसको याद कर लो और क्या। यही सब होता है तो फिर बोरिंग होने लगता है, लेकिन हकीकत यही है ना, है कि नहीं, हकीकत यही है। इतना छोटा सा क्या है, चलिए इसका एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे अब वेक्टर आ गया इसमें, समझ गए, वेक्टर आ गया, पूछ रहा वर्क डन कितना होगा, F इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -I2J+3K, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जेड एक्सिस में कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोशन, ठीक है, जेड एक्सिस में, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करा, मतलब एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में भी 0 और जेड एक्सिस में 4 मीटर गया है, तो 4K। तो पहले तो भाई वेक्टर में लिखते कैसे हैं इक्वेशन को, ये समझ में आना जरूरी है, और जब ये लिख लिए तब तो अभी हम बताए थे ना मल्टीप्लाई करने वाला, 0 को इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है डायरेक्ट, हाँ तो 0 0 वाला तो 0 हो गया, तो फिर 4 को सिर्फ 3 से, तो 12K² यानी कि 12 जूल आंसर। इसको लिख लो भाई, पहला है जो वर्ड प्रॉब्लम में आया है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जन्माष्टमी कल सेमिनार में भाग ले रहे थे।
हम्म। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहेगा क्या? पढ़िए, इसका रिवीजन करिए।